गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो पिछली दो कक्षाओं में हमने संविधान सभा आधारित महत्वपूर्ण जानकारियों को पढ़ा, उनको समझा, उनको जाना कि कैसे संविधान सभा के गठन संबंधित प्रक्रिया संचालन में लाई गई। ठीक है, तो उन दोनों क्लासेस पे आधारित आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे पिछले जो एग्जाम्स में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इससे आपका पीछे की क्लासेस का रिवीजन भी साथ साथ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहला क्वेश्चन हमारा है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान सभा भारतीयों के द्वारा ही होनी चाहिए या भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? प्रश्न क्या कहता है? 1922 में, क्या 1922 में किसके द्वारा यह उद्गार या यह कथन कहा गया? इसको हम कथन भी कह सकते हैं। यह कथन कहा गया या व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान सभा भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो हमने उस क्लास में पढ़ा था, संविधान सभा की जो मांग उठाई जा रही थी, किस किस के द्वारा उठाई जा रही थी? संविधान सभा की जो पहली मांग उठाई जा रही थी वो किसके द्वारा उठाई गई थी? 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। ठीक है, जिसको पहली अनौपचारिक मांग कहा गया था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा 1922 में किसने उठाई थी जी? ये उठाई थी जी महात्मा गांधी जी ने। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, और महात्मा गांधी जी ने ही यह कथन कहा था कि भारतीयों की संविधान सभा भारतीयों के द्वारा ही होनी चाहिए या भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होनी चाहिए। ठीक है, तो 1922 में किसके द्वारा उठाई गई थी जी? महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक है, और यह कथन कहा गया था कि भारतीय संविधान सभा भारतीयों के द्वारा ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने देखा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने ये क्या कहता है? 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? यह क्वेश्चन भी संविधान सभा की मांग पर आधारित है। तो हमने देखा था 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा, 1922 में हमने पिछले प्रश्न में देखा था गांधी जी द्वारा, और 1924 में किसके द्वारा उठाई गई थी जी? 1924 में यह मांग उठाई गई थी। एचएसएससी ने 2017 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो 1924 के अंदर जो मांग उठाई गई थी वो उठाई गई थी जी मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। किसके द्वारा उठाई गई थी? मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी सी, मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? यह क्वेश्चन भी हमारा संविधान सभा की मांग पे आधारित है। संविधान सभा की डिमांड्स के बारे में हमने जाना था। ठीक है, तो 3 मांग हमने देख ली पीछे। अब इसमें कहा गया है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से, यानी कि क्या पूछ रहा है ये? औपचारिक इस शब्द पे हमें ध्यान देना है। तो ये पूछ रहा है जी प्रथम बार औपचारिक फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड हमारी किसके द्वारा की गई थी जी? हमने पढ़ा था एम.एन. रॉय जी द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? एम.एन. रॉय जी द्वारा। ठीक है, और ये एम.एन. रॉय जी द्वारा यह मांग कब की गई? यह मांग की गई थी 1934 में। कब की गई थी? 1934, 1934 में। ठीक है, इसको पहली ऑफिशियल मांग बताया गया था। ठीक है, और 1935 में इसके बाद इसको कांग्रेस का पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो इसको पूर्णतः औपचारिक करार दे दिया गया था। ठीक है, एक बार कमेंट चेक कर लेता हूं मैं आपके। शो नहीं कर रहा इसमें।
ठीक है, तो हमने देखा एम.एन. रॉय जी द्वारा 1934 में संविधान सभा की जो मांग की गई थी वो प्रथम औपचारिक मांग रखी गई थी जी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। यह क्वेश्चन पूछा गया था जी एसएससी सीजीएल 2018 के पेपर के अंदर पूछा गया था। ठीक है, इसको हमने बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया था। बलराम क्या हुआ, क्लास को क्या चल नहीं रही? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा? ठीक है, और जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। क्या कह रहा है जी, 1942 में, ठीक है, किस मिशन या किस योजना के तहत यह कहा गया था कि भारत की एक संविधान सभा बनाई जाएगी जो द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 तक चला था, उस विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद इस पे विचार किया जाएगा। यह बात कौन से मिशन के द्वारा अंग्रेजों ने कहनी चाहिए थी? यह बात कही गई थी जी, हमने पढ़ा था 1942 में। कौन सी योजना थी वो थी जी क्रिप्स योजना, क्रिप्स मिशन हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कब आया था जी? 1942 को। ठीक है, और क्रिप्स मिशन में इसके अध्यक्ष कौन थे क्रिप्स मिशन के? वो थे, हमने पढ़ा था जी स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। हमने देखा था 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अंग्रेजों ने यही को कहने की कोशिश की थी और गांधी जी से समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की थी कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा उसके बाद भारत की आज़ाद संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया जाएगा और भारत की अलग संविधान सभा बना दी जाएगी, आज़ादी दे दी जाएगी भारत को। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्होंने इस मांग को नहीं माना था। उसके बाद गांधी जी ने इसका पुरजोर से विरोध किया था और इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित भी किया था। तो इसीलिए गांधी जी को क्या कहा जाता था? अंग्रेजी सेना में भर्ती करने वाला एजेंट कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद 1942 के अंदर क्रिप्स योजना भेज के फिर से अंग्रेजों ने भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटेन बुरी तरह से उलझ चुका था। ठीक है, तो इधर भारत के अंदर भी ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे थे, उनका पूरी तरह से विरोध किया जा रहा था। तो अंग्रेज पूरी तरह से उलझ चुके थे और उन्होंने कहा था कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है उसके बाद हम भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लेंगे। तो 1942 में यह उन्होंने क्रिप्स मिशन भारत में भेजा था और इस मिशन के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की गई थी कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है भारत की संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया जाएगा और भारत को एक अलग संविधान सभा दे दी जाएगी। ठीक है, और कैबिनेट मिशन प्लान भी हमने देखा था। कैबिनेट मिशन प्लान हमने पढ़ा था। कैबिनेट मिशन प्लान भारत में कब भेजा गया था जी? 24 मार्च 1946 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमें क्या कहता है? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे थे, उसमें इसके बारे में हमने जाना था 1895 में। कब पूछ रहे हैं जी? 1895 में। 1895 में किसके द्वारा उठाई गई थी जी? वो उठाई गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा उठाई गई थी। और किस माध्यम से उठाई गई थी? तो 1895 में इनकी एक पत्रिका आती थी जी। पत्रिका का नाम क्या था? स्वराज पत्रिका। स्वराज पत्रिका, स्वराज पत्रिका। तो 1895 में स्वराज पत्रिका में इन्होंने क्या है, किस नाम से उठाई थी? तो स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक या स्वराज बिल भी बोल सकते हैं, विधेयक या स्वराज बिल। स्वराज बिल के माध्यम से 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा संविधान सभा की जो प्रथम मांग उठाई गई थी और इस मांग को पहली अनौपचारिक मांग यानी कि फर्स्ट अनऑफिशियल डिमांड करार दिया गया था। क्या दिया गया था जी? फर्स्ट अनऑफिशियल। अनऑफिशियल डिमांड
फर्स्ट अनऑफिशियल डिमांड करार दिया गया था इसको। ठीक है, तो 1895 में किसके द्वारा उठाई गई थी संविधान सभा की मांग? हमारा बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमें कहता है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा किस आधार पर गठित की गई थी, किस मिशन के तहत गठित की गई थी, यह हमें पूछना चाहता है। ठीक है, तो हमने देखा था 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में भेजा गया था। उसके माध्यम से क्या कहा गया था कि भारत की संविधान सभा का गठन युद्ध के बाद कर दिया जाएगा, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही खत्म होता है उसके बाद आपकी मांग को मान लिया जाएगा। लेकिन क्रिप्स मिशन को भारतीय नेताओं ने नकार दिया था। क्यों नकार दिया था? और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था जी? उन्होंने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। यह एक पोस्ट डेटेड चेक है। कोई ठीक है, तो क्रिप्स मिशन को भारतीय नेताओं ने नकार दिया था। और नकारने का कारण क्या था? क्योंकि वो कह रहे थे कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है उसके बाद आपकी मांग को मान लिया जाएगा, यानी कोई फिक्स गारंटी नहीं थी जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध में हो चुका था। ठीक है, और अगर द्वितीय विश्व युद्ध ना होता तो भारत उस समय आजाद नहीं होता, भारत की संविधान सभा की मांग को नहीं माना जाता। और इसका कारण क्यों क्या था कि ब्रिटेन उलझ चुका था बुरी तरह से। ठीक है, तो मजबूर होकर ब्रिटेन को हमारी मांग को मानना पड़ा था। ठीक है, तो संविधान सभा गठित करने के लिए 1942 की उनका मिशन क्रिप्स मिशन जो भेजा गया था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो उसके बाद फिर से जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है 1945 में, उसके बाद ब्रिटेन में नई सरकार बनी थी। कौन सी पार्टी की सरकार बनी थी जी? लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। और प्रधानमंत्री कौन बने थे जी? क्लीमेंट एटली बने थे। हमने जाना था प्रथम क्लास में। ठीक है, तो क्लीमेंट एटली जी ने 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स जो ब्रिटेन की संसद में एक प्रस्ताव लेके आए थे, वो प्रस्ताव क्या था जी? वो प्रस्ताव भारत की अलग संविधान सभा की मांग से संबंधित था। उन्होंने कहा था कि भारतीयों की एक अलग संविधान सभा की मांग को मान लिया जाए और उनको अलग संविधान सभा दे दी जाए, उनको आजादी दे दी जाए। ठीक है, तो उस पर विचार विमर्श करने के बाद 24 मार्च 1946 को एक मिशन भारत में भेजा गया। उस मिशन का नाम क्या था जी? उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। क्या नाम था जी? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि कैबिनेट मिशन प्लान भारत में कब आया जी? 24 मार्च 1946 को। ठीक है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान भारत में भेजा गया। और कैबिनेट मिशन प्लान का उद्देश्य क्या रखा गया था? हमने इसके 2 उद्देश्य पढ़े थे। 2 उद्देश्य क्या क्या थे कैबिनेट मिशन प्लान का? प्रथम उद्देश्य था भारत की संविधान सभा का निर्माण करना। ठीक है, तो क्वेश्चन भी हमारा यही पूछना चाहता है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो जो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में भेजा गया था क्लीमेंट एटली जी द्वारा, वहीं हमारी भारत की संविधान सभा को बनाने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए उसका आधार रखा गया था। और दूसरा इसका उद्देश्य हमने जाना था अंतरिम सरकार, यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट, यानी कि जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता तब तक की जो अंतरिम सरकार चलनी थी, उस सरकार को बनाने का, उस सरकार को चलाने का इनका उद्देश्य था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, उसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न हम देखते हैं। 7वां प्रश्न हमारा क्या है? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? क्वेश्चन में क्या कहता है? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? जैसे कि कल की क्लास में हमने देखा था, संविधान सभा की जो सीटों का निर्धारण किया गया था, सीटों का निर्धारण, कितनी सीटें निर्धारित की गई थी जी? हमारी 389 सीटें निर्धारित की गई थी। 389 सीटें। कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? 389 सीटें निर्धारित की गई थी। और 389 सीटों के बारे में हमने कल जाना था कि उसमें से 292 सीटें जो थी वो ब्रिटिश प्रांत की थी, ब्रिटिश भारत की थी, प्लस उनमें से जो 4 सीटें थी, वो 4 सीटें कौन सी थी जी? वो हमने जाना था कमिश्नरी। आपको याद होगा अच्छे से, बहुत ही साधारण शब्दों में हमने इसको समझा था। कमिश्नरी कौन कौन सी थी जी? A, B, C और D। ABCD। ए से हमारा क्या था जी? अजमेर। बी से हमारा क्या था? बलूचिस्तान।
बलूचिस्तान। सी से हमारा कुर्ग का क्षेत्र था, कुर्ग का, और डी से हमारा दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, और इधर हमारी 292 प्लस 4 296 सीटें तो ये होगी, और जो 93 सीटें थी, 93 सीटें किसकी थी जी? देशी रियासतों की। किसकी थी? देशी रियासतों की। देशी रियासतों की जो सीटें थी, ये सीटें क्या थी हमने जाना था, ये सीटें थी मनोनीत सीटें, मनोनीत, मनोनीत। और ये जो 292 प्लस 4 296 सीटें ये थी, ये क्या थी जी? निर्वाचित। क्या थी? निर्वाचित सीटें, यानी कि इन सीटों पर इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया था। तो ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी? 389 सीटें निर्धारित की गई थी। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य होने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना था? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना था? ठीक है, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी इसके बारे में थोड़ा जाना था। हमने क्या कहा था जी? ब्रिटिश प्रांतों की, ब्रिटिश प्रांतों के कितने सदस्य होने थे? 292 सदस्य हमने देखे थे। 389 में से इधर 292 हमने देखा था कि ब्रिटिश प्रांत के थे। ठीक है, देशी रियासतों के कितने देखे थे हमने? इस साइड देखा था जी हमने 93 जो प्रतिनिधि थे या 93 सदस्य तो देशी रियासतों से थे। ठीक है, उसके बाद सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के जो 4 प्रतिनिधि थे, जो कमिश्नरी मैंने बताई थी, ब्रिटिश कमिश्नरी बनाई गई थी 4, हमारा ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ठीक है, तो 4 सदस्य जो हमारे थे वो जी थे हमारे कमिश्नरियों से संबंधित, ब्रिटिश कमिश्नरी जो बनाई गई थी। ठीक है, तो इसके तीनों ऑप्शन हमारे जो करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जी उपरोक्त सभी, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विनोद नलवा, राम राम सर जी, राम राम, राम राम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है? संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। ठीक है, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? ठीक है, ये 292 नहीं, 296 आना था। 296 सीटों पे जो इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया था, 292 सीटें जो थी वो थी जी कांग्रेस उसकी ब्रिटिश प्रांतों से, प्लस 4 हमारी और थी। ठीक है, प्लस 4 यानी कि कितनी होनी थी? यहाँ 289 होनी थी। कितनी होनी थी? 296, सॉरी 296 सीट सदस्य थे। 296 सदस्यों का चुनाव कंडक्ट करवाया गया था, और इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो हमने संविधान सभा का इलेक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने जाना था उसका इलेक्शन का जो परिणाम क्या आया था। ठीक है, उसके बारे में हमने देखा था। तो वो 296 में से कांग्रेस की कितनी सीटें हमने देखी थी? 296 सीटों में से कांग्रेस की हमने सीटें देखी थी जी, कितनी थी? 208 सीटें अकेले कांग्रेस जीत रही थी। 208 सीटें अकेले कांग्रेस जीत रही थी। कितनी कौन जीत रही थी? कांग्रेस। ठीक है, इसमें हमने देखा था जो 73 सीटें थी, 73 सीटें कौन जीत रही थी जी? वो जीत रही थी मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग जीत रही थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की टोटल निर्धारित सीटें जो थी वो थी 79, उसमें से 73 सीटें मुस्लिम लीग जीत रही थी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कांग्रेस के प्रतिनिधि कितने निर्वाचित होकर आए थे? तो 208 कांग्रेस के प्रतिनिधि है वो निर्वाचित होकर आए थे। ठीक है, इस रिजल्ट के इसको देखकर एक व्यक्ति हुए थे, इनका कथन भी हमने कल की क्लास में जाना था। उनका कथन क्या था? इस रिजल्ट को देख के उनका कथन ये था कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। यह कथन किसका था? हमने उनका नाम जाना था कल। कौन थे वो? ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन जी ने कथन कहा था कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें जो कांग्रेस ही जीत के आ रही थी। ठीक है, प्लस इसमें से हमने देखा था 8 + 7 इतनी सीटें और थी, वो किसकी थी जी? 8 सीटें जो थी वो थी निर्दलीय उम्मीदवारों की, और जो 7 सीटें वो थी जीत के आए थे वो थी जी क्षेत्रीय पार्टियां, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी थी। इस तरह की छोटी छोटी जो पार्टियां थी वो 7 सीटें उन्होंने जीती थी। ठीक है, तो हमने इसका पूरा रिजल्ट हमने डिटेल में पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है जी कांग्रेस के प्रतिनिधि जो थे वो 208 सीटों पर निर्वाचित होकर आए थे।
ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कहता है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। ठीक है, यह क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है, पुनर्गठन यानी कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, क्या हुआ था जी, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था 1947 में, जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, उसके बाद विभाजन के बाद जो भारत के हिस्से में कितनी सीटें आई थी संविधान सभा की, टोटल क्या थी, पहले 389 थी। ठीक है, उसमें से मुस्लिम लीग जो चुनाव का परिणाम उसका आया था, परिणाम आया था, उसमें मुस्लिम लीग की सीटें प्राप्त हुई थी 73 केवल। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने उसका विरोध किया था, मुस्लिम लीग उस रिजल्ट को नकार रहा था, वो उसको नहीं मान रहा था और अपनी अलग संविधान सभा की मांग कर रहा था। ठीक है, तो उसके बाद भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, विभाजन के बाद जो भारत के हिस्से में सीटें आती है वो आती है जी 299 या 299 सीटें आई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, 299 सीटें जो भारत के हिस्से में आई थी पुनर्गठन के बावजूद 1947 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 11, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। ठीक है, ये क्या पूछना चाह रहा है, जो संविधान सभा की जो 389 सीटें में हमारी रखी गई थी, कितनी रखी गई थी, 389 सीटें निर्धारित की गई थी। ठीक है, ये सीटें 389 ही क्यों की गई थी, ये 400 क्यों नहीं की गई, ये 500 क्यों नहीं की गई, इसका क्या बेस रखा गया था, यह है क्वेश्चन हमसे वो पूछना चाहता है। ठीक है, तो हमने इसको पढ़ा था जी, तो 389 सीटें निर्धारित की गई थी, उसका जो बेस रखा गया था वो जनसंख्या के आधार पर रखा गया था। क्या रखा गया था जी, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर वो सीटें निर्धारित की गई थी। ठीक है, और जनसंख्या का वो अनुपात क्या था, वो क्या आंकड़ा था, वो हमने देखा था जी 10 लाख व्यक्ति। ठीक है, तो 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर क्या थी जी, एक सीट निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो संविधान सभा की जो सीटें निर्धारित की गई उसका निर्धारित करने का बेस क्या था, उसका आधार क्या था, वो था जी 10 लाख की जो जनसंख्या थी उसके ऊपर एक सीट थी। ठीक है, तो वहां उस समय की टोटल जनसंख्या के अनुसार 389 सीटें हमारी निर्धारित की गई थी। ठीक है, आज भी हमारी जैसे हम लोकसभा की सीटें देखते हैं, राज्यसभा की सीटें देखते हैं, जैसे लोकसभा की हमारी 545 सीटें निर्धारित की गई है। ठीक है, ये 545 सीटें ये भी जनसंख्या के आधार पर की गई है, इनका भी बेस क्या रखा गया, जनसंख्या रखा गया है। और जनसंख्या कौन सी, वो आज के समय की जनसंख्या नहीं, वो 2011 की जनसंख्या नहीं मानी जाती, वो 1971 में 1971 की जो जनसंख्या हुई थी ना, 1971 में जनगणना हुई थी, उस जनगणना में जितनी जनसंख्या थी उसके आधार पर जो लोकसभा की 545 सीटें निर्धारित की गई थी वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई थी। अब 1971 की जनसंख्या के आधार पर ये क्यों निर्धारित की गई थी भाई, 2011 के अनुसार क्यों नहीं की गई, उसके बाद जनसंख्या तो हर 10 साल बाद होती है। तो इसका कारण ये था, जो 1971 के अंदर जो जनगणना हुई थी, 1971 के अंदर जो जनसंख्या थी वो जैसे भारत के दक्षिणी राज्य थे, भारत के उत्तर साइड के जो राज्य थे, इनमें क्या था, लगभग इनका जनसंख्या का अनुपात जो था एक समान था, ज्यादा मतलब संख्या में बदलाव नहीं था। ठीक है, तो बिल्कुल उसका उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के जो जनसंख्या का जो गणना की गई थी उसमें लगभग सभी प्रांतों के अंदर, जैसे वो साउथ स्टेट थे तो उनमें भी लगभग, और नॉर्थ स्टेट, इन दोनों के कंपैरिजन में लगभग एक समान था उनका अनुपात जो था, तो इसलिए 1971 का बेस रखा गया था। ठीक है, और 2026 तक इसको संरक्षित कर दिया गया है। कब तक कर दिया गया जी, 2026 तक, 2026 तक ये सीटें हमारी 545 ही बनी रहेंगी, उसके बाद जनसंख्या के अनुसार पर उस पर बदलाव किया जा सकता है, लेकिन 2026 तक इनको संरक्षित किया हुआ है। ठीक है, इसमें इतने तक बदलाव नहीं होएगा, ये 545 ही बनी रहेंगी हमारी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमने देखा भी 10 लाख व्यक्तियों को निर्धारित किया गया था एक सीट के ऊपर जनसंख्या का। ठीक है, रिद्धि शुक्ला नमस्ते सर जी, नमस्ते नमस्ते। क्वेश्चन नंबर 12, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। हमने देखा 389 सीटों पे जो चुनाव का परिणाम आया था उसमें मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी, केवल 73 सीटें प्राप्त हुई थी, तो मुस्लिम लीग क्या है, उससे नाराज हो गया था।
मुस्लिम लीग नाराज हो गया था, उसका कारण क्या था, वो विरोध करने लग गया था। विरोध क्यों कर रहा था, उसका कारण क्या था, क्यों बहिष्कार कर रहा था वो? तो हम देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए हमें कहता है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मे बी ये भी हो सकता है, चलो देखते हैं एक बार इसको। ऑप्शन बी हमें क्या कहता है, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। बात कुछ हद तक ये भी ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं हम क्या कहता है, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हमारा सी हो जाता है जी। हमने पढ़ा भी था मुस्लिम लीग की मांग क्या थी, वो क्यों बहिष्कार कर रहे थे। वो चाहते थे कि मुस्लिमों के लिए एक अलग से संविधान सभा का निर्माण किया जाए, अलग से संविधान सभा चाहते थे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग को पाकिस्तान का हिस्सा सौंप दिया गया था और उनकी अलग संविधान सभा वहां पर निर्मित की गई थी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की मांग क्या थी, वो अपने लिए एक अलग से संविधान सभा चाहते थे। यही इसका मुख्य कारण था जो संविधान सभा का वो बहिष्कार कर रहे थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जी सी। ठीक है, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग से संविधान सभा चाहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। अब यह क्वेश्चन बेस्ड है संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, संविधान सभा का जो इलेक्शन हुआ था उस पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। तो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, कहां से चुन कर आए थे जी वो? संविधान सभा का इलेक्शन के बारे में हमने देखा था कि जनता का वो इलेक्शन जो था, ऑप्शन ए कहता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे। प्रत्यक्ष हमने देखा था कि प्रत्यक्ष चुनाव तो हुआ ही नहीं था, चुनाव का प्रणाली जो क्या थी वो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे हुआ था कि भारत की जनता ने क्या प्रांतीय विधानसभाओं में से 1585 सदस्यों को चुना था, 1585 सदस्यों को चुन के भेजा था और इन 1585 में से फिर दोबारा से वोटिंग करवा के ये 389 चुने गए थे सदस्य जो थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हम देखते हैं जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से उनको निर्वाचित किया गया था। यदि जनता जो इन 389 को डायरेक्ट वोट देती तो वो क्या होता जी, वो प्रत्यक्ष निर्वाचित होता। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट जनता ने इन 389 को नहीं चुना था, जनता के द्वारा प्रांतीय विधानसभाएं जो थी उस समय की, उन विधानसभाओं में से 1585 लोगों को सिलेक्ट किया गया था। इन 1585 लोगों ने बाद में 389 को सिलेक्ट किया था इनमें से। ठीक है, तो यह अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं रहा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के हमने चुनाव देखे थे, संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे जी 1946 में ही संविधान सभा का चुनाव कंप्लीट हुआ था। और इससे भी आगे थोड़ा डिटेल में देखते हैं, संविधान सभा का जो चुनाव कंप्लीट हुआ था वो हुआ था जी जुलाई 1946 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, जुलाई 1946 में संविधान सभा का जो प्रथम बार चुनाव कंडक्ट करवाया गया था जुलाई के अंदर कंप्लीट हुआ था। तो बी 1946 में इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? यह क्वेश्चन हमें काफी बार कंफ्यूज कर देता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था संविधान सभा का इलेक्शन हुआ, उसके बाद संविधान सभा की बैठक हुई थी। तो प्रथम बार बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? हमने देखा था जी 9 दिसंबर को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक। ठीक है, और इसी प्रथम बैठक में संविधान सभा का गठन माना जाता है जी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। और इसका अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस बैठक के अंदर किसको नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। और इसमें एक संविधान सभा का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। उनको किसको किया गया था? एच.सी. मुखर्जी को। किसको किया गया था जी? एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी।
ठीक है। एच सी मुखर्जी की फुल फॉर्म देखते हैं, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है, ये अपने कुमार KUMAR नहीं लिखते थे, ये COOMAR लिखते थे अपना, हरेंद्र कुमार, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया था वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया था। और उनको ही क्यों किया गया यह भी हमने जाना था, क्योंकि सदन के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, और ओल्डेस्ट मेंबर का जो सुझाव दिया गया था उनके नाम का, वो दिया गया था JB कृपलानी जी द्वारा। और जो प्रावधान उठाया गया था ओल्डेस्ट मेंबर का, वो उठाया गया था जी फ्रांस के संविधान से। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 16 में कहता है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट मीटिंग जो बुलाई गई थी संविधान सभा की, उसको अधिवेशन कह लो, चाहे उसको बैठक कह लो या मीटिंग कह लो। ठीक है। संविधान सभा का प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? हमने पिछली स्लाइड के अंदर जाना था, 9 दिसंबर को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है। और कहाँ हुआ था? वो हुआ था जी दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में, सेंट्रल हॉल में। ठीक है। किस समय हुआ था? वो हुआ था जी 11 AM, 11 बजे, सुबह के 11 बजे। ठीक है। कितने सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया था? तो इसमें 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, 207 सदस्य। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दिल्ली में हुआ था प्रथम संविधान सभा का जो अधिवेशन हुआ था या प्रथम बैठक जो हुई थी। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा का जो उद्घाटन अधिवेशन था, उद्घाटन अधिवेशन यानी कि जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, संविधान सभा पहली बार एक जगह एक टेबल पे बैठी थी, उनके बारे में चर्चा की गई थी। ठीक है। तो प्रथम अधिवेशन या जिसको हम उद्घाटन अधिवेशन भी कह सकते हैं, या प्रथम उद्घाटन की जो बैठक हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो हमने जाना था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। क्या नियुक्त किया गया था? अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था प्रथम बैठक में। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया था प्रथम बैठक में। ठीक है। और इसमें HC मुखर्जी को पिछली स्लाइड में हमने देखा था उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था वो किसको किया गया था? वो किया गया था जी बेनेगल नरसिंह राव। हमने देखा था, या बेनेगल नरसिंह राव है। ठीक है। तो BN राव साहब थे, जो BN राव, इनको क्या किया गया? संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। और कौन सी बैठक या कौन से अधिवेशन में इनको किया गया था? तो दूसरी बैठक हुई थी, सेकंड बैठक में, या सेकंड अधिवेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, इनको नियुक्त किया गया था। और सेकंड अधिवेशन में किसको स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किसको किया गया था? स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? वो किया गया था जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, बेनेगल नरसिंह राव। BN राव साहब का पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है। तो इनको संविधान का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमें कहता है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव हमारा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन, तीसरी बैठक याद कीजिए। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। हमने इसमें देखा था जी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था? एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। क्या किया था? 13 दिसंबर, यानी कि तीसरी बैठक जो थी, कौन सी बैठक थी ये? थर्ड बैठक।
कहां पर हुई थी? ये दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में हुई थी। कहां? दिल्ली में कहां? वही सेंट्रल हॉल में। सेंट्रल हॉल में वही समय था इसका भी, 11 बजे। ठीक है। तो इस मीटिंग के अंदर, इस अधिवेशन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक रेजोल्यूशन पेश किया था। उसका नाम क्या था जी? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर को तो पेश किया गया संविधान सभा के समक्ष। उसके बाद 22 जनवरी को इसको संविधान सभा द्वारा क्या किया गया था? प्रस्तावित कर दिया गया था, इसको या पारित कर दिया गया था। ठीक है। कब पारित कर दिया गया था? 22 जनवरी को। 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया गया था, इसको पारित कर दिया गया था। और आगे चलकर ये संविधान की जो प्रस्तावना को हम देखेंगे तो उस प्रस्तावना का जो आधार बना था, उस प्रस्तावना का जो बेस था वो क्या था जी? यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने जो पेश किया था 13 दिसंबर को। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा का आगे चलकर आधार बना था। ठीक है। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और हमारा लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 जो कि 24 मार्च 1946 को भारत में पहुंचा था, दिल्ली में पहुंचा था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसके अध्यक्ष पूछ रहा है ये, इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। तो इसको भी हमने एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश की थी। ट्रिक याद कीजिए क्या थी? तमन्ना बिस्ला, मैसेज रिट्रैक्टेड। शो क्यों नहीं कर रहा मैसेज ये? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछ रहा है। तो हमने ट्रिक जानी थी कि कैबिनेट मिशन प्लान भारत की आजादी के लिए एक पास था। ठीक है। क्या देखा था हमने? भारत की आजादी के लिए क्या था जी? एक पास था। पास। ठीक है। पास हमने क्यों कहा? क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान को भारत की एक संविधान सभा अलग से निर्मित करने के लिए भारत की आज़ादी से संबंधित यह मिशन प्लान भारत में भेजा गया था कि भारतीयों की एक अलग से संविधान सभा का निर्माण किया जाए। और वह संविधान सभा का निर्माण किसकी देखरेख में किया जाना था जी? वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 की देखरेख में किया जाना था। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन प्लान के सदस्य देखते हैं हम कौन कौन थे। जो ट्रिक हमने देखी थी वो क्या था जी? भारत की आज़ादी के लिए एक पास था। पास से हम याद रखेंगे, पी से था जी पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। ए से थे हमारे एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। और एस से हमारे थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये वही स्टैफोर्ड क्रिप्स थे जो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था, उसकी अध्यक्षता यहीं कर रहे थे। ठीक है। स्टैफोर्ड क्रिप्स। हमने तीनों सदस्यों के बारे में जान लिया था कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, उसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इसके अध्यक्ष कौन थे? हम नॉर्मल सा देखेंगे, अध्यक्ष हमेशा आगे रहता है या पीछे रहता है? अध्यक्ष हमेशा आप कहोगे आगे रहता है। आगे रहता है तो प्रथम जो सबसे पहले हमने लिखा पी। पी से कौन थे जी? हमारे पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस ही इसके क्या थे जी? अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे। ठीक है। तो ये तीनों कैबिनेट के मिनिस्टर थे, कैबिनेट के मंत्री थे। तो इनका कुछ पद भी रहा होगा, इनकी कुछ पोस्ट भी रही होगी। तो इनकी पोस्ट के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, इनका क्या पद रहा था। तो पैथिक लॉरेंस थे, वो क्या थे जी? भारत सचिव की पोस्ट पे नियुक्त थे। ये भारत सचिव। ठीक है। एवी अलेक्जेंडर, ये कौन सी पोस्ट पे नियुक्त किए गए थे? ये थे जी नेवल मिनिस्टर। नेवल मिनिस्टर। नेवल मिनिस्टर, या इसको हम बोल सकते हैं नेवी मंत्री। नेवी मंत्री।
ठीक है। तीसरे हमारे रह गए स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनको भी कोई पद दिया गया था, तो इनको जो पद दिया गया था वो क्या था जी? ट्रेड मिनिस्टर। ट्रेड मिनिस्टर, ट्रेड मिनिस्टर, या इनको हिंदी में देखते हैं व्यापार मंत्री। व्यापार मंत्री, ठीक है। तो इनको पद दिया गया था। पैथिक लॉरेंस को दिया गया था भारत सचिव की पोस्ट पे नियुक्त किया गया था। एवी अलेक्जेंडर थे, उनको नियुक्त किया गया था किस पोस्ट पे? नेवल मिनिस्टर, यानी कि नेवी मंत्री की पोस्ट पे नियुक्त किया गया था। अच्छा, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे उनको ट्रेड मिनिस्टर यानी व्यापार मंत्री के पद पे नियुक्त किया गया था। और इसके क्वेश्चन का आंसर देखा, इसके अध्यक्ष जो पूछा गया था हमसे, इसके अध्यक्ष कौन थे जी? जो हमने देखा पी, सबसे आगे जो थे पैथिक लॉरेंस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। पैथिक लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 20 ऐसे क्वेश्चन देखे जो हमारी पिछली दोनों कक्षाओं पे आधारित थे, जो पिछली दोनों क्लासेस में हमने पढ़ा था, ठीक है। और जो कि पिछले क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है पिछले हमारे जो एग्जामिनेशन हुए हैं, जैसे एसएससी सीजीएल का हुआ था, सीएचएसएल का हुआ था, एचएसएससी के एग्जाम्स में भी ये पूछे गए हैं। इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया था। सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन के बारे में हमने जाना, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इससे अगली क्लास में हम देखेंगे कि संविधान सभा, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, हमारी क्लास की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे हम। और इसके में हम देखेंगे संविधान सभा का, हमने इलेक्शन तक पढ़ लिया था, संविधान सभा का जो चुनाव हमने कंडक्ट करवाया था। संविधान सभा के चुनाव के बाद हमने संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी, 3 बैठकों के बारे में हमने जाना था। किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किसे उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, किसे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, ठीक है। इनके बारे में हमने जाना था। इससे अगली कक्षा में हम जानेंगे संविधान सभा को, उसके बाद जो संविधान निर्माण की जो कार्यवाही स्टार्ट होती है, संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस प्रक्रिया के बाद संविधान की विभिन्न समितियां बनाई गई थी, उन समितियों के बारे में जानेंगे। कौन सी समिति का क्या कार्य था, प्रारूप समिति क्या थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, इन सभी चीजों के बारे में हम इससे अगली कक्षा के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कृपया वीडियो को, अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक